बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है राजनीति, इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले। आप कहोगे भाई 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है, हमारी बात ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो मीडिया वाले, जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने इस जश्न में बधाइयां देंगे और हम उस बधाइयों को स्वीकार भी करेंगे। उसको बोलो चेयर, बोलो हाँ चेयर रखवा दो। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश भर में बधाई संदेश दिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग इस जश्न में बधाइयां देंगे और हम उस बधाइयों को स्वीकार भी करेंगे। पर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 10 जनवरी को मैंने शपथ लिया। 60 दिन नहीं हुए अभी, लेकिन इन 60 दिनों में 20 राज्यों का मैंने दौरा किया है। इस 20 राज्यों में जहां मैं गई, वहां हमने अपनी प्रदेश कार्यकारिणियों की बैठक की और राज्य में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की। हम लोगों ने इन 20 राज्यों में नारी न्याय सम्मेलन आयोजित किए। कहीं 2000, कहीं 5000, कन्याकुमारी में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। पूरे देश के अंदर जो पिछले 60 दिन और 20 राज्यों के दौरों से मुझे समझ आया, महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। एक डर और एक खौफ में हमारी बेटियां, खास तौर से कहूंगी नाबालिग बेटियां और उनका परिवार जो न्याय की गुहार लगाकर अदालतों के चक्कर काट रहा है, वो डर और खौफ में है। हाल ही का मामला है कानपुर का। 2 बेटियों के साथ, गरीब बेटियां हैं, सामूहिक बलात्कार होता है, बेटियां फांसी पर झूल जाती हैं। पिता न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय की उम्मीद कहीं नहीं दिख रही। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और आज पिता भी खुद को फांसी लगा लेता है। यह उत्तर प्रदेश का मामला है। यह अपने आप में पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नाबालिग बेटी का बलात्कार किया। इस लड़ाई को हम सबने मिलकर लड़ा, आपने और हमने। कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिए जाते हैं, उम्र कैद होती है, लेकिन इस मामले में भी बेटी के पिता पर झूठे मामले दर्ज कर उसे पुलिस हिरासत में रखा जाता है और उससे पीट कर पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। यह उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में हुआ है। मध्य प्रदेश का मामला, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, महिला के साथ गलत काम हुआ है। पति न्याय मांग रहा है, पति को न्याय नहीं मिला। 2 अपने बच्चों के साथ पिता ने आत्महत्या कर ली। यह भी मामला आज और कल का है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, डबल इंजन की सरकारें, न्याय की उम्मीदें खत्म। कहीं पिता फांसी के तख्ते पर झूल रहा है, कहीं एक पति अपने बच्चों को लेकर न्याय न मिलने की वजह से फांसी पर चढ़ रहा है। उत्तराखंड, तीसरा राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, भाजपा का नेता, यहां पर भी शामिल है। न्याय नहीं मिल रहा है। परिवार आज भी श्रीनगर, उत्तराखंड में बैठा आंदोलित है। पुलिस लाठी के दम पर उन्हें उठाना चाहती है क्योंकि चुनाव आ रहा है, नुकसान हो सकता है भाजपा का। इसलिए ताकत के दम पर
न्याय नहीं मिल रहा अंकिता भंडारी को, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपके हाथ में तो है सीबीआई, क्यों डर रहे हैं? आप ही की सरकार केंद्र में, आपकी दिल्ली में अंकिता भंडारी का परिवार जो है वो न्याय मांग रहा है और आप उसे न्याय नहीं देती हैं। ये महिला है, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक महिला अपने केस दे रही है, सरकार का ध्यान खींचने के लिए। एक महिला के लिए मुंडन करवाना, अपने केस देना, सिर्फ मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना और यह कदम उठाना कोई आसान बात नहीं है। यह काम मुझे गर्व है, किसी और ने नहीं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हुए उत्तराखंड से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति जी ने किया है और आज भी महिला कांग्रेस, हमारी अध्यक्ष अंकिता भंडारी के परिवार के साथ न्याय का हक मिलने तक मजबूती से खड़ी हुई है। कल मैं त्रिपुरा से लौटी हूं, भाजपा की डबल इंजन की सरकार रक्षक भक्षक बन गए हैं। त्रिपुरा में मजिस्ट्रेट ने किया रेप पीड़िता का सेक्सुअल हैरासमेंट। न्याय नहीं है, वहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, रक्षक भक्षक बन गए हैं और पीड़िता कल त्रिपुरा में स्वागत किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मोदी जी की बेचैनी बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, अनाप शनाप बोलियां बोल रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। ये मान के चलो कि इस एनडीए गवर्नमेंट का, मोदी जी का खात्मा 2024 के लोकसभा चुनाव में होकर के रहेगा। ये इनकी बौखलाहट बता रही है। राहुल गांधी जी को किस प्रकार से संसद से निकालने का इन्होंने षड्यंत्र किया, किस प्रकार 150 सांसदों को निकाल करके आवाज दबाने का काम किया है। लेकिन अब राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश का नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सारे खड़े हो गए। अरे मोदी जी, किस किस की आवाज दबाओगे? ये न्याय का योद्धा, हमारे भारत का शेर राहुल गांधी आ गया है, सबकी आवाज उठाएगा और तुमको 2024 में यहां से देश की सत्ता से बेदखल करेंगे हम सब मिलकर के। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये कंपटीशन होना चाहिए जीतू भाई, कि कौन लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट लेकर के आए। ये कंपटीशन आज हम यहां से करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री कमलनाथ जी, आप सबसे निवेदन है जोरदार तालियों के साथ आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। परम आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग भाई, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, हमारे सीएलपी लीडर राजस्थान से जो यहाँ आए हैं, सभी राजस्थान के नेता, सभी यहाँ विधायक गण, आज आप सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मौसम में भी आप टिके रहे, आप राहुल जी का स्वागत करने के लिए टिके रहे। और राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही मुरैना है जब मेयर का चुनाव आया, उन्होंने मेयर कांग्रेस का चुना। जब विधानसभा का चुनाव आया, यही मुरैना के मतदाताओं ने मुरैना का विधायक कांग्रेस का चुना। ये समझदारी है, ये एक जागरूकता है। और मैं तो सब जगह कहता हूं, मुरैना से जाके आप सबक सीख के आइए, मुरैना के मतदाताओं से आप ट्रेनिंग लेके आइए। यही वे मुरैना है। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। और हम सब जानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में हमारे सामने ये चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे सामने है, ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य है। इसके लिए मैं आपका बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। और हम सब जानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में
हमारे सामने ये चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे सामने है, ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य, हमारे किसान भाइयों का स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। का काम इन्होंने किया है, ये जनता समझ चुकी है इनको। ये भोली भाली जो कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी तो हम नहीं बता सकते, उसे हटवा दिया इन्होंने। ये दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं ये। हिसाब किताब कर देंगे। बिल्कुल ये जनता जान चुकी है। आपका हिसाब इनका होना है 2024 में। 2024 में जाने वाले हैं। आज यही कहना चाहूंगी, राहुल जी ने यहाँ आकर मुरादाबाद में आकर जान डाल दी है। हर नागरिक, हर जनता, आप देखिए कैसे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राहुल गांधी जी को जैसे वो आने का पता चला है, एक अजीब से ऐसा लग रहा है कि हाँ कांग्रेस यूपी में आएगी। अगर यही हमारे नेता ऐसे ही रहे तो हम लोग एक दिन जरूर मजबूती के साथ यूपी में जरूर आएंगे। नारी न्याय की बात हो रही है, नारियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? नारी के साथ जो दिखाया भी नहीं जा रहा है, यूपी में बहुत अन्याय हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बदतमीजी रोजाना होती है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, पर हम उन सब चीजों को देख नहीं पाते। वो भी क्योंकि इसलिए कि रहा है, ये झूठे हैं दुनिया के सबसे बड़े। तानाशाही चल रही है इस देश में। पूरा इनके साथ इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर से आया हूँ, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज जिस तरह से मोदी जी ने इस हिंदुस्तान की जनता को ठग कर गद्दी पर आसीन होने का काम इन्होंने किया है, ये जनता समझ चुकी है इनको। ये भोली भाली जनता एक दफे इनके ठग में आ गई। अब हिंदुस्तान की जनता इनसे ठगी में नहीं आने की। तो इन्होंने जितने मजदूरों को मरवाने का काम किया है, उन्हें रोजगार नहीं है, तमाम रोजगार छीने हैं। और मैं समझ रहा हूँ तमाम दुनिया में कोरोना काल में जिस तरह से लाशों को कौवों ने और गिद्धों ने खाने का काम किया है, इससे घटिया प्रधानमंत्री कहीं तमाम दुनिया का हो नहीं सकता। ये जिस तरह से आज किसान बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री। ये प्रेस को देख के भागने का काम करता है। ये भगोड़ा प्रधानमंत्री है। ये युवाओं के मामले में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। कितने पेपर हुए इनके कार्यकाल में और सारे आउट हुए। इसका मतलब ये ठग जितने भी हैं, आउट करने वाले सब इनके लोग हैं। ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आए थे विकास करने, डबल इंजन की बात करते हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं दोस्तों। इन्होंने जिस तरह से जनता को ठगा है, इनसे हम कहते हैं हमें रोजगार दो तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। इनसे हम कहते हैं हमें काम चाहिए, हम भूखे मर रहे हैं, तो ये हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं रहा है। ये झूठे हैं दुनिया के सबसे बड़े। तानाशाही चल रही है इस देश में, चाहे योगी जी हो बुलडोजर चला देते हैं, मोदी जी हो तो जुमले बोल रहे हैं। इनके खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलेगा उसके घर या तो ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, या पुलिस का छापा लग जाएगा। ये हमारी खाक की वर्दी वाले ये भी भूल चुके हैं कि ये बच्चे भी किसानों के हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। ये हमारे घर छापा मारने का काम कर रहे हैं, हम पे लट बजाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से तमाम व्यापारी बर्बाद हुआ है, 1 रुपए का काम नहीं है। किसी दुकान पे पूछ लो, किसी भी दुकान पे चढ़ने के क्या थे, जीएसटी लेके आए थे, बोले थे इससे सब चीजें सही हो जाएंगी, विकास का मॉडल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना योगी जी मोदी जी। इन्होंने जीएसटी के नाम पे व्यापारियों को ठगने का काम किया है। अरे हम तो ये कह रहे हैं फैक्ट्री में जो चीज 1 रुपए में तैयार हो रही 100 रुपए में व्यापारी को दीजिए, वो 102 में 105 में बेच देगा कहीं भी। आज वो मुनीम का ठगा जा रहा है। हर मुनीम वकील उस भोले भाले व्यापारी को ठगने का काम कर रहा है। वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, व्यापारी जाए तो अंगूठा टेक है, उसको बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है, अब ये जनता समझ चुकी है। लेकिन इतना बड़ा जुमला देते हैं, मोदी टीवी पे आते बोलते 9 साल में कुछ नहीं हुआ, जो 70 सालों में नहीं हुआ 9 सालों में कर दिया। जनता समझ रही है सब कि 70 साल में क्या हुआ और 9 साल में क्या हो रहा है। एक चीज ये इसके जुमले को बहुत अच्छी तरह समझ चुके। ये मंदिर मस्जिद हमें रोटी नहीं देने का, सबसे बड़ा मंदिर मस्जिद है हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप। हम माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार नहीं कि पत्थर में भगवान थोड़े ही रखे भाई। ना मंदिर में भगवान है, ना मस्जिद में भगवान है। भगवान हमारे घर में है, हमारे दिल में है। अल्लाह भगवान सब वही है। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं तो वही हमारा भगवान और अल्लाह है। ये जनता में इतना गुस्सा है मोदी जी का काम नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य, हमारे किसान भाइयों का भविष्य तय करेगा। लंबी चौड़ी बातें तो हो जाती हैं, आश्वासन हो जाते हैं, पर याद रखिएगा आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। जैसे आपने चुनाव में
और विधानसभा के चुनाव में दिया है, मैं तो यही निवेदन करता हूं कि आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। राहुल जी निकले हैं यात्रा में, ये इनकी दूसरी यात्रा है मध्य प्रदेश में। इनका संदेश क्या है? इनका कोई आश्वासन नहीं है, ये केवल प्यार, मोहब्बत और शांति की बात कर रहे हैं। और यही आज हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति प्यार और मोहब्बत की संस्कृति है। और यही संस्कृति का संदेश देके राहुल जी आज सड़क सड़क घूम रहे हैं, क्योंकि वे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही राहुल जी का लक्ष्य है कि आगे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। यही राहुल जी का संदेश है। तो अंत में मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैं आ रहा था इतनी बारिश देखकर कि कितने लोग होंगे, पर मैं भूल गया था ये तो मुरैना के हैं, ये मुरैना के जोरदार लोग हैं, ये आंधी तूफान से मुकाबला करने वाले हैं। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक ऐसे आदिवासी युवक समाज में एक इस भावना को जागृत करने की कोशिश की। स्वागत भाषण करें इस चंबल की पावन धरा पर आप सभी। भारत माता की, इसे एक साथ भारत माता की। आज ग्वालियर चंबल की इस माटी पर ये मेंटली एंड फिजिकली रोबस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ। संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट है, जनता को रेड कारपेट तले कैसे दबाया जाता है सत्ता इसको जान चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में जो फैसले देता है उसको लेकर प्रधानमंत्री की जुबान पर आज सुप्रीम कोर्ट शब्द आ ही गया। और जिस अंदाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की वह भी गौर करने वाली, हमें लगता है इसे सुनना चाहिए। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। अभी चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री मान चुके हों कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अब वो रैलियां कर रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं। न्याय है और एंड फिजिकली रोबस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब यहां आए, आपने अपनी बात रखी। जो 1.5 लाख लोग हैं इनके टच में मैं हूं। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे पास आए थे, दिल्ली में आए थे, यात्रा में मुझसे मिले और हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी पूरी मदद करें। आपके साथ बिल्कुल गलत किया गया है, अन्याय है और हम आपके साथ मिलकर या तो कॉम्पनसेशन लेने की कोशिश करेंगे या कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालने की कोशिश करेंगे।
अग्निवीर योजना पे मेरी ओपिनियन है ये देश को मजबूत करने वाली योजना नहीं है और इससे सेना का भी नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। अगर हमारी सरकार आएगी हम इसे रीअसेस करेंगे, हम इसको देखेंगे और अगर हमें लगे कि ये कैंसिल किया जा सकता है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जो आपने एक्स सर्विसमैन ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए और वो जो आपका 10% रिजर्वेशन का है उसको हम असेस करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरी ओपिनियन है कि जो भी सेना में जाता है उसको सरकार एक गारंटी देती है कि आप देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो तो हमारा काम आपकी प्रोटेक्शन करने का है। ये एक आप इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लो, एक रिश्ता मान लो और अग्निवीर स्कीम जो है इस रिश्ते को तोड़ रही है क्योंकि जो लड़ेगा, मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं, एक अपने आप को अग्निवीर मानता है, वो जानता है कि भैया मैं शहीद हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और उसी के साइड में दूसरा लड़ रहा है और उसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है, तो जो अग्निवीर है वो पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा और वो ठीक से लड़ेगा भी नहीं, डर जाएगा, उसमें जो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए नहीं आएगी। मुझे लगता है इस स्कीम को रीअसेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये स्कीम की ज़रूरत है या नहीं। फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं और कांग्रेस पार्टी हम आप सबकी मदद करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। लोकतंत्र है, अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपका हक है, आपको रोकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं लेते हैं, या आदिवासी हैं। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया आज तक। 10 साल में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ एमएसपी मांग रहा है कि भाई हमें सही दाम दिलवा दो। हम मेहनत करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, ठीक है, हमारा नाम अदानी नहीं है, अंबानी नहीं है, मगर हम मेहनत करते हैं, देश को भोजन देते हैं। हम सिर्फ सही दाम चाहते हैं और कुछ नहीं। होता क्या है, जैसे ही किसानों का अनाज तैयार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल के दाम गिरा देते हैं। फिर किसानों को अपना माल कम दाम पे बेचना पड़ता है, फिर दाम फिर से बढ़ा देते हैं। तो किसान सिर्फ कह रहे हैं हमें गारंटी दीजिए, कम से कम हमें एमएसपी चाहिए और कुछ नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं एमएसपी नहीं मिलेगी। मैं आपको यहां कह रहा हूं, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के किसानों को हम दे देंगे। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। अब इसमें आप सामाजिक अन्याय जोड़िए। इस देश में 50% पिछड़े लोग हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। कितना हुआ? 73% लोग या पिछड़े हैं, या दलित हैं, या आदिवासी हैं। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं।